नमस्कार। संडे सत्संग में आपका स्वागत है। इस बार बात राजनीति की नहीं, कुछ और जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है, जिसके बारे में मैं बहुत साल से बोलता, लिखता, पढ़ता आ रहा हूं। शिक्षा का भारतीयकरण। मैं बहुत साल से इसकी वकालत करता आ रहा हूं। इसके बारे में मैंने भाषण दिए हैं, इसके बारे में बोला है, लिखा है। और जब जब मैंने लिखा है, मेरे दोस्त, मेरे साथ राजनीति करने वाले लोग, लिबरल, सेकुलर, प्रोग्रेसिव, मॉडर्न, लोग अक्सर परेशान होते हैं, पूछते हैं, अच्छा तुम भी ऐसी बातें करते हो? हमने तो सोचा था ये तो सिर्फ बीजेपी वाले ऐसी बातें किया करते हैं। हर बार मैं समझाता हूं, लेकिन इस बार एक नया संदर्भ है कि हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारत शिक्षा के भारतीयकरण की वकालत की। एक दूसरा संदर्भ आया, राज्यसभा में अभी बहस हुई पिछले हफ्ते, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एमपी राकेश सिन्हा जी ने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और उसके विचार प्रसार के लिए कुछ संस्थाएं बनाने की मांग की, रेजोल्यूशन रखा। और इसी बीच गुजरात सरकार का निर्णय आया कि बच्चों को शिक्षा में गीता पढ़ाई जाए। मतलब शिक्षा के भारतीयकरण पे बहस दोबारा शुरू हो गई, जो मैं चाहता था। और हमेशा की तरह दो तरह के लोग हैं। एक वो जो कि कहते हैं शिक्षा का भारतीयकरण हो, बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाए, गीता पढ़ाई जाए, महाभारत हो, और देखिए ना हमारी साइंस तो 5,000 साल पुरानी है, हम विश्व गुरु हैं। और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं सब बकवास है, ये तो सेफ्रनाइजेशन है, इससे तो कम्युनलिज्म हो जाएगा, इससे तो देश डूब जाएगा, हमें मॉडर्न बनना चाहिए, प्रोग्रेसिव बनना चाहिए, हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए, हमें आज दुनिया के फ्लो के साथ चलना चाहिए। मुझे हमेशा लगा है कि ये दोनों बातें बिल्कुल निहायत गलत हैं। और हमारे देश के समझदार लोग शिक्षा के भारतीयकरण पे इन दो खेमों में बढ़ जाते हैं। वही इस देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हम इंडिया की शिक्षा के इंडियनाइजेशन की बात पे कायदे से, समझदारी से बात नहीं कर सकते। ये मुझे हमारी शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी कमजोरियों में से नजर आता है। शिक्षा के भारतीयकरण पे सोचने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो वो है जो चाहते ही नहीं है शिक्षा का भारतीयकरण, उनके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन भारतीयकरण अगर हो तो कैसा हो? मैं बार बार कई सालों से यह सवाल उठा रहा हूं कि सवाल ये नहीं है कि शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। आज जिस किस्म की शिक्षा पद्धति हमने इस देश में बनाई हुई है, वो इस देश की जरूरत के लिए, इस देश के संस्कार के लिए, इस देश की ज्ञान परंपराओं के लिए ठीक नहीं है, अनुपयुक्त है। उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही बोलते हैं। सवाल ये नहीं है कि इंडियनाइजेशन हो या ना हो, सवाल ये है कि इंडियनाइजेशन कैसे हो। इसके दो तरीके हैं, लेकिन पहले मैं बताऊं कि मैं उपराष्ट्रपति जी की बात से सहमत क्यों। वैसे खतरे से खाली नहीं है, और आजकल ऐसा राजनीतिक माहौल इस देश में बन गया है कि अगर मैं एक बात कह दूंगा कि मैं वेंकैया नायडू जी की बात से सहमत हूं, तो कल देखिएगा कहीं ना कहीं कमेंट में आ जाएगा, क्यों भैया बीजेपी में जाने की तैयारी है, हो गया ना, बस इनका भी, यादव जी का भी हो गया, देखो नीचे खाकी चड्डी थी पता लग गई। ये सब चीजें आ जाएंगी क्योंकि हमने इस देश में बातचीत का माहौल ऐसा बना रखा है। लेकिन सच बोलना धर्म है, सही बात बोलनी चाहिए। धीरे धीरे समय के साथ लोगों को समझ आ जाती है। वैसे मैंने इस विषय पे कोई 3 साल पहले गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में एक भाषण भी दिया था, तो आप में से जो साथी चाहें उसको देख भी सकते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि मैं क्यों उपराष्ट्रपति जी की बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि हमारे देश पर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाद दी गई है जो हमारे लिए अनुपयुक्त है। बिल्कुल सही बात है। आप पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को देखिए, उसे अमूमन सच कहूं तो उस पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को, एजुकेटेड इंडियन को, अपने इंडियन होने पे शर्म आती है। उसको अपनी चमड़ी के रंग से दिक्कत होती है, अपने देश के कपड़ों से दिक्कत आती है, अपने देश की भाषा से दिक्कत आती है। तो हमारी मॉडर्न एजुकेशन का प्रोडक्ट ये है कि हमने ऐसे हिंदुस्तानी पैदा किए हैं जो कि
अपनी सभ्यता संस्कृति से ना सिर्फ कटे हुए हैं, ना सिर्फ अनजान हैं उसके बारे में, बल्कि उस पे नफरत करते हैं, उसको बैकवर्डनेस समझते हैं। अपनी माँ को, प्रेमचंद की कहानी है ना, जो बड़े बाबूजी वाली, जिसमें वो अपनी माँ को छुपा के रखता है, अफसर बन गया, अपनी माँ को छुपा के रखता है। ज्यादातर पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों के साथ यही समस्या है। वो अपनी माँ से इतना शर्मिंदा होते हैं कि अपने दोस्तों के सामने अपनी माँ को पेश नहीं करना चाहते। हमारी दिक्कत सिर्फ सांस्कृतिक नहीं है, दिक्कत ये भी है कि इस देश की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जिस तरह की है, उसकी वजह से हमारी सारी पढ़ाई लिखाई, रिसर्च किसी और की समस्याएं सुलझाने पे लगती है। इस देश में लोग मरते हैं टीबी से, लोग मरते हैं डायरिया से, और रिसर्च होती है उन चीजों में जो कि यूरोप की बीमारियां होती हैं। इस देश में जरूरत है एक ऐसे फ्रिज की जो बगैर बिजली के चल सके। मैं बहुत सालों से बात कह रहा हूं, रिसर्च इन चीजों पे होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। इस देश में इतनी बुनने की, इतनी खूबसूरत जो परंपरा है टेक्सटाइल की, उसको बेहतर बनाने पे होनी चाहिए। हम रिसर्च किसी और के एजेंडा पे कर, तो उपराष्ट्रपति सही कहते हैं। उन्होंने भाषा का भी जिक्र किया और मुझे अच्छा लगा उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि कई बार मुझे शक होता था वो जिस तरह से अंग्रेजी का व्यवहार करते हैं, तो मुझे लगता था कि कहीं वही तो अंग्रेजी से आक्रांत नहीं है। उन्होंने भाषा का जिक्र किया, कहा हम अपनी भाषाओं से क्यों शर्माते हैं, हम अपनी भाषाओं में क्यों नहीं कर सकते अपनी बातचीत, अपनी शिक्षा। बिल्कुल सही बात कही, मैं एकदम सहमत हूं। लगे हाथ, थोड़ा हल्के हाथ से ये भी कह के, वैसे सेफनाइजेशन में ही क्या बुरा है? अरे साहब एक मिनट, थोड़ा रुक जाइए, बात करेंगे, इन सब पे भी आएंगे। सेफनाइजेशन अच्छा है, बुरा है, क्या भारतीयकरण का मतलब सेफनाइजेशन है इस देश के अंदर? तो वो उन्होंने कहा भगवा से परहेज क्यों। जी, मैं पूरा, हाँ, भगवा से परहेज क्यों ये कहते हुए उन्होंने कहा, मुख्य उन्होंने बात कही इंडियनाइजेशन। तो उससे, जैसा मैंने कहा, मैं सहमत हूं। राज्यसभा में रेजोल्यूशन आया कि हम भारतीय ज्ञान परंपराओं को बनाने बचाने का काम क्यों नहीं करते। बिल्कुल सहमत हूं, करना चाहिए हमारे को ये सब चीजें। अगर हम इस देश में, मतलब ऐसा क्यों है कि संस्कृत के सबसे बड़े सेंटर्स भारत से ज्यादा भारत के बाहर है, हाइडेलबर्ग में है, शिकागो में है, कोलंबिया में है। इन सब की क्यों हम इस देश में संस्कृत ज्ञान विद्या के सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन सेंटर, संस्कृत के, अरेबिक के, क्लासिकल तमिल के, क्लासिकल कन्नड़ के, इसके सेंटर भारत में नहीं बनेंगे तो कहां बनेंगे? बिल्कुल इसका प्रमोशन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। तो उनकी बात से मैं सहमत हूं। सवाल ये है जो मैंने कहा कि इंडियनाइजेशन कैसे हो, इसके दो रास्ते, और यहां मेरे ख्याल से राकेश सिन्हा जी का और मेरा रास्ता कुछ अलग अलग दिशा की तरफ लेके जाएगा। शायद वेंकैया नायडू जी का और मेरा रास्ता भी अलग अलग हो जाएगा, इतनी बात से सहमत होने के बाद। एक रास्ता है जिसको मैं तड़का अप्रोच कहता हूं। तड़का मतलब छौंक, पंजाबी में तड़का बोलते हैं छौंक को। यानी कि सब्जी पूरी बना ली आपने, दाल पूरी बना ली, और अंत में बस छौंक लगा दिया ताकि दिखे, और गंध जो है छौंक की आती है, आपको दाल की नहीं आती। मैं समझता हूं कई बार ये इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन की जो बात होती है, वो बात ये होती है कि पश्चिम से सब कुछ ले लो, तंत्र शिक्षा का पश्चिम का, बिल्कुल पश्चिम की नकल करते हुए हम तंत्र बनाते हैं, वैसे स्कूल, वैसी यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश करते हैं, बन नहीं पाती, वो हिंदुस्तानी प्रॉब्लम है, लेकिन हम बिल्कुल उसकी कोशिश करते हैं। तो पश्चिम से तंत्र उधार ले लो, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाओ, अंग्रेजी बच्चों के ऊपर खामखा ला दो, और सब्जेक्ट वही, कंटेंट वही जो कि आज तो नहीं, आज से 50 साल पहले वेस्ट में पढ़ाया जाता, क्योंकि वो आगे चले जाते हैं, हम उनकी पुरानी चीजों की नकल करते रह जाते हैं। तो जैसे जीन्स वगैरह का मामला होता है ना, उनका जो फैशन निकल चुका होता है, अब उनका छोड़ा हुआ फैशन हम अपनाना शुरू कर देते हैं। तो कंटेंट भी हम उनका ले लें, तो प्रणाली भी उनकी, मीडियम भी उनका, कंटेंट भी उनका, बस ऊपर से थोड़ा सा तड़का लगा दो, गीता, भारतीय परंपरा, श्रेष्ठ परंपरा, और हम बच्चों को वेद पढ़ाएंगे, पुराण पढ़ाएंगे, ये सब कर दो और भारतीयकरण हो गया साहब। ये भारतीयकरण नहीं है, ये ड्रामा है भारतीयकरण के नाम पे, लिफाफेबाजी है। मैं राजनीति नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तो बहुत छिछले दर्जे की राजनीति है। ये छिछले तरीके का भारतीयकरण है।
जिसकी बात की जा रही है। गुजरात सरकार ने फैसला किया गीता पढ़ाइए। अच्छी बात है, पढ़ाइए, सिर्फ गीता ना पढ़ाइए, बाकी चीजें भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए गीता। बिल्कुल, मैं तो मुरीद हूं भाई गीता का। विनोबा ने जो गीता पे टीका लिखी है, क्या शानदार टीका लिखी है, मैं तो बिल्कुल मुरीद हूं इन चीजों का। लेकिन एक बात बताऊं, ये स्कूल में गीता को कोर्स में पढ़ाने से बच्चों का कोई नैतिक संस्कार नहीं बनेगा। संयोग से मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ा जो कि रिलीजियस स्कूल था। रिलीजियस स्कूल नहीं था, दरअसल खालसा स्कूल था, रिलीजियस संस्था के द्वारा सपोर्टेड था। तो बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी। हमारे एक ज्ञानी जी थे, महरूम अब तो रहे नहीं शायद, वो बच्चों को मार मार के, बैंत मार मार के पढ़ाया करते थे, गुटका पढ़ाते थे, धर्म ग्रंथ और श्लोक पढ़ाते थे। तो साहब मैंने कई सालों तक वो वाली फॉर्मल रिलीजियस एजुकेशन सही है, झेली है। समस्या ये नहीं थी कि वो सिख एजुकेशन थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिख बोलिए, मुस्लिम बोलिए, हिंदू बोलिए, कुल मिलाकर सारे धर्म वही मूल्य आपको सिखाते हैं। तो समस्या उस क्लास में ये नहीं थी कि वो सिख धर्म सिखा रहे थे, हिंदू धर्म नहीं सिखा रहे थे। समस्या ये थी कि वो बच्चों को मार मार के, ये जो होता है ना यहाँ पे वो लकड़ी का फूटा होता था जिससे यहां मारते थे। अगर कोई बच्चा ठीक ढंग से प्रोनाउंस नहीं करता था, कोई बच्चा ठीक ढंग से ध्यान नहीं दे रहा था क्लास में, और कई बार पेड़ के नीचे पढ़ाते थे तो वहीं से टहनी तोड़ लेते थे और उससे मारते थे। एक भी बच्चे का धार्मिक संस्कार उन क्लासेस से नहीं बना। और मैं कई बच्चों को जानता हूं जो जीवन भर के लिए धर्म की बातों से विमुख हो गए ये बातें सुन। तो जो कोई सोचता है कि क्लासरूम के अंदर बच्चों को नैतिकता पे लेक्चर देने से और कोई धर्म ग्रंथ के श्लोक रटाने से उसका कोई संस्कार बन जाएगा, कृपया करके ऐसा ना सोचिए। दुनिया की कोई पेडागोजी ऐसा नहीं कहती, कहीं नहीं बनता है। बच्चों को नफरत जरूर हो सकती है इन सब चीजों से, कोई बच्चा सीखता नहीं। फिर जो सारी बहसें होती है ना, एक कहते हैं भाई हमने तो देखिए बस हिंदू संस्कार डाल दिए, और दूसरा कहता है हाय हाय मर गए, सेकुलरिज्म डूब गया। कुछ नहीं होता, ना हिंदू संस्कार बनता है ना सेकुलरिज्म खत्म होता है, बच्चे पे कोई असर नहीं होता, बच्चा चिकना घड़ा बन जाता है इन सब चीजों से। तो इस तरह की जो बिल्कुल मतलब वाहियात और एक सिंबॉलिक, सिर्फ जो छौंक लगाने वाली हरकतें हैं, इन हरकतों से कुछ नहीं होगा। और दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीजेपी के ज्यादातर जो लोग हैं, वो जब जब शिक्षा के भारतीयकरण की बात करते हैं, ठीक इसी तरह की सतही छिछली बातें करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिससे कोई भारतीयकरण नहीं होगा। बस आपको दिखाने के लिए, एजेंडा दिखाने के लिए कोई आइटम जरूर मिल जाएगा, हमने ये कर दिया, एक टिक मार्क लग जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा जिसकी जरूरत है। एक मजेदार बात आपको बताऊं, जिस दिन गुजरात सरकार ने यह घोषणा की है कि बच्चों को गीता पढ़ाई जाएगी कक्षा 6 से 8 तक, उनका एग्जाम भी लिया जाएगा और उनका श्लोक रटाया भी जाएगा, उनको मतलब बोलने की वो दी जाएगी, उसी दिन वहां के शिक्षा मंत्री ने कोई दूसरी घोषणा की। वो क्या थी कि बच्चों को पहली क्लास से इंग्लिश सिखाई जाएगी और सरकारी स्कूलों में 6ठी क्लास से बाइलिंगुअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुरू किया जाएगा। बच्चों को साइंस और मैथ्स इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। आप कह सकते हैं यह संयोग था कि दोनों निर्णय एक साथ हुए, दोनों की घोषणा एक साथ हुई। मुझे कई बार लगता है कि असली निर्णय अंग्रेजी वाला था, जिस निर्णय पे गुजरात में काफी बहस थी। काफी दिनों से शिक्षाविद कह रहे थे कि एक कक्षा 1 के बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। मैं खुद मानता हूं, कहता हूं, मैं आपको बता दूं, मैंने खुद ABCD कक्षा 6 में सीखी थी और काम चलाओ इस्तेमाल कर लेता हूं ना आजकल। तो बच्चे को कक्षा 1 में आप उसके सर के ऊपर अंग्रेजी न ला दीजिए। खैर वो काफी समय से कहा जा रहा था, उस पे बहस थी। तो अब गुजरात सरकार ने चुपचाप से अंग्रेजी ही नहीं, कक्षा 6 में इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स और साइंस के लिए। अब आप बताइए, बच्चा बेचारा क्या तो साइंस सीखेगा, अंग्रेजी से संघर्ष करता हुआ रह जाएगा, साइंस तो पता नहीं कितनी सीखेगा। वो इंट्रोड्यूस किया और उस पर ज्यादा बहस ना हो उसके लिए गीता का तड़का। अब सारी बहस होगी गीता सही है नहीं है, मर गए, सेकुलरिज्म डूब गया, नहीं हिंदुत्व तो ऊपर उठ गया। सब भूल जाएंगे कि गुजरात के स्कूलों में इंग्लिश मीडियम इंट्रोड्यूस किया।
आप ये कह सकते हैं इसमें क्या बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है साहब, गीता भी पढ़े, इंग्लिश मीडियम भी पढ़े। मैं शिक्षा के मीडियम के बारे में बार बार कह चुका हूं। भाषा सीखना और मीडियम के रूप में भाषा का व्यवहार करना तो बिल्कुल अलग चीज है। भाषा सीखनी चाहिए, एक नहीं 4-5 भाषा सिखा दीजिए। छोटा बच्चा काफी भाषाएं सीख सकता है जब तक आप उसको फॉर्मल रटंतु तरीके से ना करवाएं। लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में इंग्लिश का करना यह कोई समझदारी की बात नहीं। इससे बच्चे का सीखने की क्षमता कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। ये तो बिल्कुल जाहिलपना है इस तरह की चीजें सौंपना जो हमने किया है। अब आप पूछेंगे भाई आलोचना तो आपने कर दी, आपने उन लोगों की आलोचना कर दी जो कहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन बिल्कुल बढ़िया है, हमें इंडियनाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। आपने उन लोगों की भी आलोचना कर दी जो इंडियनाइजेशन करते हैं। वैसे एक बात इसमें एक जोड़ना भूल गया था, वो भी बता दूं। ये इंडियनाइजेशन के नाम पे ना सारा क्या होता है, एक तो नॉर्थ इंडियनाइजेशन होता है, केवल उत्तर भारत की चीज है। हिंदी राष्ट्रभाषा जैसा शब्द हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों को पता भी नहीं है बात। हिंदी। दूसरा ब्राह्मणाइजेशन होता है, इसका ब्राह्मण जाति से कोई संबंध नहीं है। हमारे देश की जो ज्ञान परंपरा का एक हिस्सा जो सूत्रों में लिखा गया, ग्रंथों में लिखा गया, केवल उसी को परंपरा बताया जाता है। भैया कुम्हार के पास भी ज्ञान था, किसान के पास भी ज्ञान था, इस देश में तमाम बुनकर के पास भी ज्ञान है। वो सब ज्ञान नहीं, सिर्फ जो पोथियों में लिखा गया है वो ज्ञान है। तो इंडियनाइजेशन के नाम पे हिंदुआइजेशन, नॉर्थ इंडियनाइजेशन और ब्राह्मणाइजेशन ये किया जाता है। और किस तरह के नारे दिए जाते हैं कि साहब हम शिक्षा का भारतीयकरण इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि राष्ट्रवाद है। दुनिया का कोई राष्ट्रवाद जो ये कहता हो कि आपको अपने राष्ट्र की बाउंड्री में ही सीखना है, इसके बाहर से कुछ नहीं सीखना है, वो दुनिया का सबसे मूर्ख देश होगा। ये अलजेब्रा जो आप हमसे सीखते हैं कहां से आया? अलजब्र कहां से आया? अरेबिया से। कहिए हम राष्ट्रवादी हैं, अलजेब्रा नहीं सीखेंगे? कहिए राष्ट्रवादी हैं, यूक्लिड को नहीं पढ़ेंगे? या फिर दूसरा आजकल बात रहती है, कहते हैं साहब कि हम विश्व गुरु, हमारी परंपराओं में सब कुछ है साहब, विश्व गुरु है। तो मैं कहता हूं भैया जरूर हम विश्व गुरु होंगे, लेकिन किसी दूसरे को कहने का मौका दीजिए ना। खुद ही अपने मुंह से छत पे खड़े होके बोल रहे हैं हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। या तो आपके सामने खड़ा होके कोई हंसेगा, या शालीन होगा आपके सामने नहीं हंसेगा तो मुंह फेर के आपके ऊपर हंसेगा। ये विश्व गुरु का खिताब दुनिया किसी दिन 100 साल बाद हमें दे दे, बहुत अच्छा होगा। हम अपने मुंह से देते हैं जब अपने आप को विश्व गुरु का खिताब, हम अपने अनपढ़ता को दर्शा रहे होते हैं और कुछ नहीं। खैर जैसे मैंने कहा ये तो सब आलोचना हो गई। अब आप पूछेंगे साहब तो फिर आप कहते हैं इंडियनाइजेशन आपको अच्छा लगता है और आप इसके भी खिलाफ है, उसके भी खिलाफ है, तो चाहते क्या है? मैं इंडियनाइजेशन चाहता हूं, और इसलिए नहीं कि हम विश्व गुरु हैं, इसलिए कि हमने भी, हमारा भी अंशदान है एक तो पूरी दुनिया के ज्ञान में। जैसे चाइना ने ज्ञान दिया है, अरब ने दिया है, यूरोप ने दिया है, हमारा भी एक अंशदान है जिसे हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। दूसरा, चूंकि हम इस मिट्टी की पैदाइश हैं, इस मिट्टी में जो संस्कार है, इस मिट्टी का जो हजारों साल का ज्ञान है इस देश का, सभ्यता का, वो मेरे सामान्य संस्कार का हिस्सा होना चाहिए। उसमें से कई चीजों को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, कई चीजों के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मुझे उसकी जानकारी होनी चाहिए। एक पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को जब इस देश की परंपरा का, इस देश के धर्म ग्रंथों का, तमाम अलग अलग धर्मों के धर्म ग्रंथों का, इस देश की भाषाओं का ज्ञान नहीं होता, तो वो सिर्फ विश्व के ज्ञान के एक टुकड़े से वंचित नहीं हो रहा, वो अपनी जड़ से कट रहा है, जो बहुत खतरनाक बात है। इसलिए ज्ञान होना चाहिए, इंडियनाइजेशन, क्योंकि हर देश का ज्ञान का अपना संदर्भ होता है। उस संदर्भ से काट के यदि आप ज्ञान देंगे तो ज्ञान ना आएगा, और आ गया तो किसी काम का नहीं। तो इंडियनाइजेशन का मतलब 4 तरह का इंडियनाइजेशन होना चाहिए, 4
बातों में इंडियनाइजेशन होना चाहिए। सबसे पहले इंडियनाइजेशन का मतलब होगा जो जो संस्थागत तंत्र है उसका इंडियनाइजेशन। हमारा आज जो स्कूल सिस्टम है और यूनिवर्सिटी सिस्टम है, ये सीधे सीधे वेस्ट की नकल। हमारा स्कूली सिस्टम यूरोप की नकल है और हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम अमेरिका की नकल है। अमेरिका की रिसर्च यूनिवर्सिटी के मॉडल को हमारे यहाँ बहुत ही अजीब तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा क्या संभव है? कुछ संभव था क्या? दो भारतीय लोगों से हम सीख सकते हैं। गिजू भाई गुजरात के थे। शिक्षा के बहुत शानदार प्रयोग कुछ गुजरात में हुए हैं। महात्मा गांधी, गिजू भाई और हाल ही में कुछ समय पहले गणेश देवी, जिन्होंने आदिवासी ज्ञान परंपरा को जीवित रखने की कोशिश की। तो गिजू भाई ने स्कूली शिक्षा के बारे में बहुत शानदार प्रयोग किए। देश में अलग तरह के स्कूल बनाने के बहुत प्रयोग, लेकिन सबसे शानदार और बड़ा प्रयोग हुआ है शांति निकेतन। शांति निकेतन केवल यूनिवर्सिटी नहीं है, वो स्कूल से शुरू होती है, यूनिवर्सिटी तक आती है। और जब उसको बनाया था तो उसको बनाने वाले में इतना स्वाभिमान था रविंद्रनाथ टैगोर कि वो कहते थे कि मुझे यूरोप की यूनिवर्सिटी की नकल करने की जरूरत नहीं है, हम अपने अलग तरह की यूनिवर्सिटी बनाएं। क्या वो करने की हमारी हिम्मत है? कम से कम दो चीज आप कर लीजिए जो की जा सकती है। पहला, कॉमन स्कूल सिस्टम, यानी कि हर जाति का, हर वर्ग का, बड़े बाप का, छोटे बाप का, बड़े खानदान का, छोटे खानदान का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े। अगर ये कर देंगे, बहुत कमाल का इंडियनाइजेशन हो जाएगा। ये जो प्राइवेट एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल जो बन गए हैं, ये सब इंडियनाइजेशन की जड़ पर प्रहार करने वाला काम। और दूसरा, कम्युनिटी कॉलेज, ये जिसमें लोग आए और ऐसी शिक्षा हो जो कि आपको काम से जोड़ती हो। शिक्षा प्रणाली, इस पे अलग से बात करेंगे। दूसरा है शिक्षा का तरीका। पहला है तंत्र, दूसरा है पद्धति। तंत्र का मतलब सिस्टम और पद्धति का मतलब मेथड ऑफ एजुकेशन, पेडागोजी। पेडागोजी में दो बड़ी चीजों को इंडियनाइज करने की जरूरत है। पहला, भाषा। मैं कह कह के थक गया हूं, मगर पता नहीं ये पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों के दिमाग में ये बात नहीं आती है। वो ये कि अंग्रेजी सीखिए, खुशी से सीखिए, सिखाइए, सबको सिखाइए। आजकल हम अपने गांव में प्रयोग कर रहे हैं। पिताजी के जाने के बाद उस घर को हमने लाइब्रेरी बना दिया है, बच्चों को शिक्षण में इस्तेमाल करते हैं। और मैं देख रहा हूं कितनी भूख है बच्चों के अंदर कि अंग्रेजी आ जाए, बस अंग्रेजी चाचा जी बस सीख जाऊं, वो करना कर। अंग्रेजी की जरूरत है, आप सीख लीजिए। खासतौर पर चूंकि बाजार में चल रही है, नौकरी मिल रही है, जरूर अंग्रेजी सिखाइए। लेकिन अंग्रेजी सीखने के लिए इंग्लिश मीडियम एजुकेशन की जरूरत नहीं। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इस देश के सामान्य स्कूल में, इसका मतलब ये होता है कि ना बच्चे को अंग्रेजी आती है, ना माँ बाप को अंग्रेजी आती है, और ना ही टीचर को अंग्रेजी आती है, और वहां इंग्लिश मीडियम एजुकेशन हो रही है। इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता शिक्षा के साथ। पूरी दुनिया की हर रिसर्च ये कहती है कि बच्चे को जिस भाषा में माँ उससे बात करती है, जिस भाषा में वो अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलता है, उस भाषा में बच्चे को शुरू में शिक्षा दीजिए। इसका कोई सब्स्टिट्यूट, या आप कंपल्सरी बना दीजिए कि माँ भी बच्चों से अंग्रेजी में ही बात करे। तो मेथड में जो बदलाव की जरूरत है, पहला ये कि हम शिक्षा का मीडियम जो है वो माँ की बोली के नजदीक रखें। और अलग अलग स्टेप में, प्राइमरी स्कूल में माँ की बोली, और माँ की बोली का मतलब ये नहीं कि बागड़ी इलाके में हिंदी, नहीं साहब, बागड़ी इलाके में बागड़ी, भोजपुरी में इलाके में भोजपुरी, अवधी में अवधी, अगर कर्नाटका के तुलु इलाके में तुलु। तो प्राइमरी में बच्चे को
मातृभाषा में शिक्षा दीजिए। आगे आते ही उसको जो स्टैंडर्डाइज्ड भाषा है, हिंदी है, कन्नड़ है, मराठी है, उसमें आप शिक्षा देना शुरू कीजिए। इस सब के बीच उसको अंग्रेजी सिखाइए, कोई एक दूसरी भाषा सिखाइए, हिंदी सिखाइए, उत्तर प्रदेश वाले को कन्नड़ भी सिखा दीजिए, सीख जाएगा, लेकिन भाषा के रूप में बिना प्रेशर डाले उसको सिखाइए। और जब जो बच्चे आगे शिक्षा में ऊंची शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनको धीरे से इंग्लिश मीडियम में या तो शिफ्ट कीजिए या फिर उनको इंग्लिश पढ़ना सिखा दीजिए। ये हिंदुस्तानी खड़ दिमागी है और ये हमारी सांस्कृतिक गुलामी की निशानी है कि हर हिंदुस्तानी अंग्रेजी बोलना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता। अंग्रेजी से ज्ञान क्यों, कहां से मिलेगा? पढ़ने से। अंग्रेजी बोलने से कोई ज्ञान नहीं मिलता। सिर्फ आप दोस्तों को, गर्लफ्रेंड को इंप्रेस कर लो तो वो खेल है। ये केवल सत्ता के खेल है, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त समाज के सत्ता के खेल। ज्ञान नहीं है इसमें। ज्ञान चाहिए तो अंग्रेजी पढ़ना सीखिए। हमारे विद्यार्थी हायर एजुकेशन में अंग्रेजी पढ़ सके, क्योंकि बहुत कुछ ज्ञान है जो अब केवल अंग्रेजी के थ्रू मिलता है। हमें स्पेनिश का ज्ञान भी अंग्रेजी से मिलता है, फ्रेंच का भी, चाइनीज भी अंग्रेजी के थ्रू मिलता है। लेकिन लिखें अपनी भाषाओं, ऐसी हम उच्च शिक्षा बने। इस दिशा में आजकल कुछ प्रयोग हो रहे हैं। हमारे मित्र राहुल देव हमें बताते रहते हैं कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा हिंदी और भारतीय भाषाओं में हो सकती है। ये बहुत शानदार कदम है, इनका जितनी सराहना की जाए कम है। अगर जापान के लोग अपने मेडिकल कॉलेजेस में जैपनीज में पढ़ सकते हैं तो हिंदुस्तानी हिंदी, तमिल, मराठी में क्यों नहीं पढ़ सकते? तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बदलिए। अगर हिम्मत है ना, ये जो सारे लोग कूद कूद के भारतीयकरण करेंगे, भारतीयकरण करेंगे, हिम्मत है तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल की मोनोपोली को तोड़ के दिखाइए। तब मैं मानूंगा कि हाँ, आपको भारतीयकरण में एक धेला भी इंटरेस्ट है। इधर गीता का नाम लेते हैं और उसके नीचे से इंग्लिश मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं। ये भारतीयकरण नहीं है, धोखा है, फ्रॉड है। ये मेथड में एक दूसरी चीज जिसका भारतीयकरण होना चाहिए वो ये कि केवल और केवल ग्रंथों की शिक्षा मत दीजिए। ये जो केवल बुद्धि की बातें, केवल ज्ञान जो लिखित परंपरा वाला ज्ञान है, केवल वो ज्ञान नहीं। जैसा मैंने 2 मिनट पहले कहा था, बुनकर का भी ज्ञान है, कुम्हार का भी ज्ञान है, किसान का भी ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। उस ज्ञान को सिखाइए, काम हाथ से काम करना सिखाइए। हमारी स्कूली शिक्षा का, हमारी शिक्षा की सबसे जो बुरी बात है उनमें से एक ये है कि हर जगह माँ बाप कहते मिल जाते हैं कि जी, किसान मेरे को मिलते हैं कहते हुए कि जी अब तो देखो बच्चा स्कूल कॉलेज में आ गया, किसानी करेगा नहीं और नौकरी के लायक है नहीं। तो हमारी शिक्षा ने कुल मिला के हमें काम करने लायक छोड़ा नहीं। क्यों नहीं हमारे स्कूल में बच्चों को कुम्हार के पास लेके जाते, उससे कुछ सीखेगा, कम से कम एप्रिशिएट करना सीखेगा। क्यों नहीं बच्चों को खेत बागवानी में लेके जाते? हालांकि मुझे उससे याद आया कि ये भी प्रयोग हमारे यहाँ हुआ था गांधी जी के कहने पे, और हमारी शिक्षा व्यवस्था ने ऐसा कर दिया, मैं उसका खुद शिकार हूं। कक्षा 6 से 8 तक मुझे खेती बाड़ी सिखाया गया था। एक बार भी खेत लेके नहीं गए, किसी बागान में नहीं गए, किसी पौधे को हाथ लगा के नहीं देखा, बस उसकी ड्राइंग बनाते रहते थे और उनके नाम याद करते रहते थे। ऐसी नहीं, ऐसी शिक्षा जो सचमुच हाथ से काम करने को ज्ञान माने, क्यों नहीं कर सकते हैं? ये दो हम अपनी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करें। एजुकेशन का मीडियम ऑफ एजुकेशन में भाषा का सवाल, और हाथ से काम करने के ज्ञान। ये जो बुनकर है ना, बुनकर का काम, हम सोचते कहाँ अनपढ़ लोग हैं, दिन में 100 रुपए कमाने वाले लोग होते हैं। कभी आपने सोचा कि वो बुनकर केमिस्ट्री भी करते हैं, फिजिक्स भी करते हैं, मैथमेटिक्स भी करते हैं। केमिस्ट्री, ये जो रंगरेज का काम है उनको रंगना, किस रंग से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है यही तो है, किस किस रंग से लेके आप उसमें से क्या क्या रंग निकाल रहे हैं, ये केमिस्ट्री। जो उसका बुनकर का वो जो जब बुनते हैं उसमें जो पूरी मूवमेंट है वो फिजिक्स है। और कभी आप किसी बुनकर जो 3-4 कलर की चीजों को एक साथ बुन रहे हैं, उनके पास खड़े होके 1-2 घंटा देखिए,
डिजाइन के कार्ड्स होते हैं आजकल जिसके जरिए वो करते हैं, बुनते हैं, बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स है, जिसको बाइनरी बोलते हैं ना, 0101 का कोड जो होता है, बिल्कुल उस कोड का इस्तेमाल करते हुए बुनकर कर। कभी आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, वहां ले जाके उसे सिखाइए कि चलो आज केमिस्ट्री का लेसन हम किसी रंगरेज के पास बैठ के सीखेंगे, आज चलो फिजिक्स में मूवमेंट हम जाके देखते हैं, किसी करघे पे बैठ के देखते हैं, चलो मैथमेटिक्स में तुम्हें उसका पैटर्न दिखाता हूं कि ये साड़ी बुनते वक्त क्या पैटर्न इस्तेमाल किया गया, और हम बाइनरी कोडिंग जो है इससे सीखेंगे। ये होगा भारतीयकरण शिक्षा का, आप उससे जोड़। तो मैंने बात की तंत्र की, सिस्टम की, मैंने बात की मेथड की। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल कंटेंट का, सिलेबस का, क्या पढ़ाएं बच्चों। क्योंकि हमारे यहां मुझे सबसे ज्यादा कोफ्त, क्योंकि मैं एक टीचर रहा हूं, मुझे सबसे ज्यादा कोफ्त इस बात की होती है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो सीधे सीधे वेस्ट की नकल होती है। यूरोप की पश्चिम के संदर्भ में जो शिक्षा जरूरी थी, उस शिक्षा की नकल करते हुए हम अपने सिलेबस बना। इसमें काफी कुछ सुधार हुआ है। जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005-06 में आया तो उसमें इन चीजों में काफी सुधार हुआ, लेकिन अभी भी मैं समझता हूं हमारी यूनिवर्सिटीज वगैरह, इस देश की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी जो अपने आप को फन्ने खां यूनिवर्सिटी समझती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो मैं ज्यादा जानता नहीं, कम से कम यूनिवर्सिटी लेवल का तो मैं कतई नहीं जानता, लेकिन सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज के बारे में मैं कह सकता हूं कि अगर आज अमेरिका की यूनिवर्सिटी में कोई फैशन आया है, वो अच्छा है, बुरा है, बेतुका है, शानदार है, 10 साल बाद हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाया जाएगा। वो चीज बेतुकी होगी तब भी बड़ी श्रद्धा से पढ़ाई जाएगी, वो चीज शानदार होगी तब भी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि इस नकलची मानसिकता से ग्रस्त है हमारा ये हायर एजुकेशन पूरा का पूरा। हायर एजुकेशन का सिलेबस का इंडियनाइजेशन होना चाहिए। कैसे होगा इंडियनाइजेशन? 3 चीजों से। पहला, संदर्भ, यानी कि हमारी शिक्षा का संदर्भ हमारी परिस्थिति हो। बच्चे को हम मुहावरे से लेके हर चीज के अंदर क्या, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, अरे इसके बजाय कोई दूसरा, मतलब वो तो अंग्रेजों की दिक्कत है कि उनके अलावा पास एप्पल के अलावा कोई फ्रूट तो है नहीं। क्या हम अपने छोटे से मुहावरे नहीं बदल सकते? लेकिन ये बिल्कुल हल्का एक्सेंट। गंभीरता से देखिए, इस देश में क्या इंजीनियरिंग की सारी एजुकेशन, मेडिसिन की सारी एजुकेशन, एग्रीकल्चर की तो जाहिर है, सारी एजुकेशन क्या हमारे संदर्भ से जोड़ के नहीं की जा सकती? हमारी समस्याएं, हमारी बीमारियां, हमारी जरूरत, इस देश की जरूरत के हिसाब से हम अपना शिक्षा व्यवस्था बनाएं, सिलेबस बनाएं। मैं जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था तो मैंने कहा था कि हम ऐसा क्यों ना, और मुझे मौका मिला तो मैंने किया कि इंडियन डेमोक्रेसी के इर्द गिर्द हम पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएं। हमें कोई हॉब्स, लॉक, रूसो से शुरू करने की जरूरत नहीं, पढ़ाएं, वो भी बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, लेकिन इस सब को अपने संदर्भ से बांध दें। जैसे ही आप ज्ञान को, शिक्षा को कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक बना देते हैं, बच्चा एकदम सीखना शुरू कर देता है और उसकी शिक्षा काम आनी शुरू हो जाती है। सो पहला, हम अपनी कॉन्टेक्स्ट को उसमें शामिल करें। दूसरा, स्रोत, जो हमारे सोर्सेज ऑफ लर्निंग है, उसमें भारतीय परंपरा का इस्तेमाल करें। आमतौर पे बीजेपी आरएसएस वाले जब बातचीत करते हैं तो उनका फोकस सिर्फ इसी पे होता है कि हम अपनी परंपरा का इस्तेमाल करें। स्रोत हमारे चाहिए, स्रोत हमारे होने चाहिए, बिल्कुल हमारे स्रोत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ हमारे स्रोत नहीं होने चाहिए। जैसा मैंने कहा, अगर आप कह देंगे साहब लर्निंग में सिर्फ अपनी परंपरा के स्रोत से करूंगा, तब तो आप खत्म हो जाएंगे। और परंपरा का मतलब केवल पंडिताई की परंपरा नहीं, हमारी जो लोक विद्या की परंपरा है, इस देश में बहुत बड़ी परंपरा है। किस बीमारी के लिए कौन सी जड़ी बूटी लेनी चाहिए, ये कोई टोटकेबाजी नहीं है, ये कोई झोला छाप डॉक्टरी नहीं है, ये बहुत गहन ज्ञान है। बस उस ज्ञान को अंग्रेजी ग्रीक के अंदर लिखा नहीं गया है, लिख दीजिए। तो लोक विद्या से भी हम सीखें, विद्या जब हम सीखना चाहते हैं। तीसरा है
कि हम अपने मूल्य, अपनी वैल्यूज, अपने आदर्श, वो भी भारतीय परंपरा से सीखें। उसकी भारतीय परंपरा क्या है? क्योंकि इसके बारे में काफी क्लैश होता है। कोई कहेगा साहब भारतीय परंपरा का मतलब हिंदू परंपरा से सीखें, कोई कहेगा नहीं इसकी बाकी अन्य परंपराएं भी हैं। बिल्कुल है, सब है। एक साधारण फॉर्मूला बताऊं, इस देश का संविधान, भारत का संविधान और उसके जो मूल्य हैं, वो इस देश की मिट्टी से निकले हुए मूल्यों के आधुनिकता के संगम से बने। मेरे विचार से हमारी शिक्षा के इंडियनाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए हमारे संवैधानिक मूल्यों। भारतीय का मतलब 5000 साल पहले का भारत नहीं है ना। भारतीय का मतलब 26 जनवरी 1950 वाला भारत। हमारे संवैधानिक मूल्यों को सिखाना, पढ़ाना, उन संवैधानिक मूल्यों में आस्था बनाना हमारी शिक्षा का एक मूल उद्देश्य होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो सब, उसमें हमारी शिक्षा पद्धति असफल हुई है। कि तथाकथित मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो हमारे देश में बना, उसने लोगों के दिलो दिमाग पे कोई असर नहीं किया। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था ना, अपना स्कूल में जो हमारे यहाँ धार्मिक शिक्षा मिलती थी, इसी तरह से ये जो साइंटिफिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन मिली है, लोगों को कंप्यूटर चलाना आ जाता है, गणित करना आ जाता है, काउंटिंग करनी आ जाती है, इक्वेशन सॉल्व करने आ जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग पे, उनके मूल्यों पे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसमें कोई असर हमारी शिक्षा पद्धति नहीं डालती। ये बहुत बड़ा फेलियर है। और आज हम जो देश में देख रहे हैं कि लोकतंत्र का आप गला घोंट दीजिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, काम देखिए, मतलब राशन तो दे दिया। ये जो मानसिकता बनती है, वो इसलिए बनती है क्योंकि हम संवैधानिक मूल्यों, संविधान के मूल्य लिखे हुए हैं संविधान, उसकी शिक्षा और उसके प्रति आस्था जगाने का काम हम नहीं करते। तो ये तीसरा, कैरिकुलम बदलने का काम बहुत लंबा काम है और इस पे विशद चर्चा की जरूरत है। मैं सिर्फ कुछ संकेत स्वरूप चीजें रख रहा हूं। आखिरी और चौथा आया, शिक्षा का उद्देश्य बदलना, शिक्षा के उद्देश्य का भारतीयकरण। अब आप कहेंगे शिक्षा का उद्देश्य भारतीयकरण कैसे हो सकता है? वो तो पूरा दुनिया का है। बिल्कुल सही बात है। ये शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि सिर्फ भारत माता की जय करो। बहुत अच्छी शिक्षा का लक्षण नहीं है ये कि आप आंख मूंद के किसी टीम का सपोर्ट करो। ये आपको शिक्षा नहीं दे रही। शिक्षा आपके आंख खोलने का काम करती है। जब मैं कहता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य भारत का भारतीयकरण होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि शिक्षा के 4 उद्देश्य में मोटे तौर पर सोचता हूं। इसको एक यूनेस्को के डॉक्यूमेंट में लिखा था, टू नो, टू डू, टू लिव एंड टू बी। और ये तीनों और ये चारों सीधे भारतीय संदर्भ से आते हैं। अगर भारतीय संदर्भ में मुझे इन चारों का नाम देना हो तो ज्ञान योग मतलब टू नो, उद्योग टू डू, हाथ से करना। विनोबा ने नाम दिया था टू डू को, उद्योग नाम उन्होंने दे दिया था। टू लिव, सहयोग, सबसे जुड़ के काम करना। एंड टू बी, अपना अंतर मन से संबंध स्थापित करना, योग, शिक्षा उसी योग करना। ये हमारी परंपरा बताती है। श्री विष्णु पुराण में बहुत सुंदर एक फ्रेज है, उससे बेहतर शिक्षा की परिभाषा नहीं हो सकती। वो कहता है, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो आपको मुक्त करती है। वो ये नहीं कहते कि विद्या के कई काम होते हैं, उनमें से एक काम आपको मुक्त करना भी है। नहीं, वही विद्या है जो आपको मुक्त करती है। किससे मुक्त करती है? मुक्त करती है अपने अंधविश्वास से, मुक्त करती है अपनी आंख के सामने जो जाले लगे हुए हैं उनसे, मुक्त करती है आपको जन्म के संयोग से, मुक्त करती है आपको पूर्वाग्रह से। क्या ये विद्या हम देखते हैं?
श्री विष्णु पुराण की ये जो परिभाषा है, इससे सुंदर परिभाषा शिक्षा की हो नहीं सकती। लेकिन क्या आज हमारी शिक्षा उस तरफ ले जा रही? क्या शिक्षा के भारतीयकरण करने वाले हमें उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि शिक्षा जन्म के संयोग से मुक्त हो जाए? मैं जहां जाता हूं, मेरी एक बड़ी साधारण सी परिभाषा है, कौन पढ़ा लिखा समझदार इंसान है, किसमें ज्ञान है और क्यों अज्ञानी है। आप उस व्यक्ति के बारे में बाहर से देख लीजिए, अच्छा कौन है, मर्द है, औरत है, किस भाषा से है, किस प्रांत से है, किस प्रदेश से है, किस जाति से है, और अनुमान लगाइए कि उसके विचार क्या होंगे। उसके बाद अगर आपको उसके विचार एग्जैक्टली वही के वही मिले, तो इसका मतलब है उसके पास जो भी डिग्री हो वो अनपढ़ व्यक्ति है। जो अपने जन्म के संयोग से मुक्त नहीं हो पाया, उसकी क्या विद्या। अगर रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है तो कहेंगे शानदार, सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन बहुत बढ़िया है। बाई चांस लाइन के उस तरफ पैदा हुए थे, रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा, तो कहेंगे मेरिट, मर गए, लुट गए, एकदम बर्बाद कर दिया रिजर्वेशन ने। तो दोनों को देख के मैं हंसता हूं, सोचता हूं अच्छा अगर लाइन के उस तरफ पैदा होते तो क्या बोल रहे होते अब तक। शिक्षा, विद्या वो है जो आपको इस संयोग से मुक्त करती है, जब आप खुद सोचने लगते हैं मैं मर्द हूं लेकिन औरत की पीड़ा समझता हूं। जिस दिन वो होना आप शुरू करते हैं, तब आपको विद्या। जब आप पोथी किताब लिखते हैं लेकिन जो हाथ से कुछ बना रहा है, उसके ज्ञान को भी आप ज्ञान के रूप में स्वीकार कर सकते। जब आप सिर्फ उसी को ज्ञान नहीं मानते जो कोलंबिया, हार्वर्ड, प्रिंसटन से आता है, बल्कि दुनिया के किसी भी शक्ल सूरत में कोई ज्ञान आपको दिख जाए, आप कहते हैं अरे इसने तो नई बात कह दी, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कोई जो छोटा सा मैकेनिक जुगाड़ वाली कोई चीज बना रहा होता है, आप उसको भी ज्ञान देख लेते हैं। इसका मतलब है आपको सचमुच विद्या है। और अंततः कोई मुझसे पूछे कि विद्या का मतलब क्या है, जिसे ये पता हो कि उसे क्या पता नहीं है, जिसे वो ज्ञान है कि उसके ज्ञान की सीमा क्या है, वो सच्चा ज्ञान। इस आधार पे देखें तो कितने लोग आपको ज्ञानी मिलते हैं। डिग्रीदारी बहुत मिलते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री वाले मिलते हैं, बड़े नंबर लेने वाले मिलते हैं, बड़े मेधावी विद्यार्थी मिलते हैं, टॉपर मिलते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट मिलते हैं। ज्ञान वाले लोग कितने मिलते हैं? और क्या डिग्री और ज्ञान का संयोग होता है, संगम होता है कभी? इस सवाल को देखिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि शिक्षा का भारतीयकरण करें, जरूर करें। बहुत बड़े प्रयास की जरूरत है। इस देश को जिन क्रांतियों की जरूरत है उसमें से एक क्रांति हमारी शिक्षा व्यवस्था में। लेकिन भारतीयकरण के नाम पर तड़केबाजी बंद करें, छौंक लगा के और उसको भारतीयकरण कर देना, यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई अच्छी बातें हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने हायर एजुकेशन बारे में लिखा है वो सारा सीधा अमेरिका से लिया हुआ है। जो बातें उन्होंने अर्ली लर्निंग के बारे में लिखी हैं, बहुत अच्छी बातें लिखी, सीधा वो यूरोप से ली हुई है। और ऊपर से थोड़ा सा तड़का भारतीय परंपरा, ये वो थोड़ा जुमलेबाजी से कर दी। जुमलेबाजी न करें, शिक्षा के भारतीयकरण को एक गंभीर प्रोजेक्ट बनाइए। बनाएंगे तो आप पाएंगे कि आप इस देश के बड़ी बड़ी इंटरेस्ट, बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े धंधा सेठों और बड़े बड़े सामाजिक प्रेजुडिसेस से आपको मुकाबला करना पड़ेगा। क्योंकि अंततः शिक्षा के भारतीयकरण का सवाल इस देश के सच्चे लोकतांत्रिकरण से जुड़ा है। हम सब आप इसके बारे में सोचेंगे, थोड़ा और पढ़ेंगे। पढ़ना चाहें, 2-3 सुझाव देके अपनी बात समाप्त करूंगा। कृष्ण कुमार करके बहुत बढ़िया शिक्षाविद इस देश में, एनसीईआरटी के डायरेक्टर भी थे, हिंदी में भी किताबें लिखी हैं, अंग्रेजी में भी लिखी हैं। उनका लिखा हुआ कुछ भी आपको मिले, पढ़िएगा। उन्होंने एजेंडा ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन करके पुस्तक लिखी थी, उसको आप पढ़ें। या उन्होंने जो कुछ भी लिखा है शिक्षा पे, उसको पढ़िए। गिजू भाई बधेका ने बच्चों के साथ जो प्रयोग किए शिक्षा के, उसके बारे में पढ़ें। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के बारे में जो लिखा और जो किया, और उसके बारे में, शांति निकेतन के बारे में जो कुछ पा सके, जरूर पढ़ें।
भाषा के सवाल पे, इंग्लिश एजुकेशन के सवाल पे बहुत कुछ दुनिया में लिखा गया है कि किस भाषा में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसका ज्ञान अपने पड़ोसी से न लें, ध्यान से रिसर्च करें पेडागोजी पे, एजुकेशन पे, एजुकेशनल साइकोलॉजी पे, जो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में बताएगी। इन सब सवालों पे पढ़िए और बातचीत को हम आगे जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।